हिमालय की ऊंची चोटियों में 5000 मीटर से भी ऊपर रूपकुंड झील है। ग्लेशियर और बर्फीली चोटियों से घिरी यह जगह बहुत खूबसूरत है। रूपकुंड एक रहस्यमयी जगह भी है जिसे कंकाल झील के नाम से जाना जाता है। ये नाम एक डरावने नज़ारे से आता है। सैकड़ों मानव कंकाल झील के चारों ओर और अंदर बिखरे हुए हैं। ये हड्डियां, जिनमें से कुछ 9वीं शताब्दी की है, दशकों से वैज्ञानिकों और आगंतुकों को हैरान कर रही है। ये लोग यहाँ क्यों थे? उनकी मृत्यु कैसे हुई? ये सवाल हमें अब भी परेशान करते हैं। रूपकुंड झील साल के ज्यादातर समय जमी रहती है। गर्मियों के कुछ समय के लिए ही जब बर्फ पिघलती है तब कंकाल दिखाई देते हैं। ये दूरस्थ और अनफॉरगिविंग जगह इस जगह के रहस्य को और बढ़ा देती है। रूपकुंड तक पहुंचना एक मुश्किल ट्रैक है, अनुभवी पर्वतारोहियों के लिए भी। पतली हवा और अनप्रिडिक्टेबल मौसम इसे एक डिमांडिंग यात्रा बनाते हैं। इसके बावजूद रूपकुंड का रहस्य वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और एडवेंचरर्स को अपनी ओर खींचता रहता है। वे कंकाल झील की बर्फीली सतह के नीचे छिपे रहस्यों को उजागर करना चाहते हैं। कंकालों की पहली रिकॉर्डेड खोज 1942 में हुई थी। एक फॉरेस्ट रेंजर हरिकिशन मधवाल उस इलाके में पेट्रोलिंग करते हुए इस भयानक नजारे से टकरा गए। झील के किनारे इतने सारे कंकाल बिखरे हुए देखकर उनकी रूह कांप गई। इस खोज की खबर तेजी से फैली और भारत और उसके बाहर लोगों की कल्पना को जकड़ लिया। दूरस्थ स्थान और कंकालों की भारी संख्या ने कई थ्योरीज को जन्म दिया। कुछ का मानना था कि यह किसी लड़ाई का नतीजा है, जबकि कुछ लोगों ने प्राचीन श्रापों और गलत तरीके से किए गए रिचुअल्स के बारे में बातें की। शुरुआती जांच मुश्किल टेरेन और उस समय की राजनीतिक उथल-पुथल के कारण बाधित हुई। 20वीं सदी के अंत तक वैज्ञानिक रूपकुंड के कंकालों का ठीक से अध्ययन नहीं कर पाए। डीएनए एनालिसिस और रेडियो कार्बन डेटिंग जैसी तकनीकों का उपयोग करके उन्होंने वहां मरने वाले लोगों की कहानी को जोड़ना शुरू किया। उन्होंने पाया कि कंकाल अलग अलग मूल के लोगों के थे। कुछ दक्षिण एशिया से थे, जबकि अन्य भूमध्य सागरीय और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे दूर के इलाकों से थे। इस खोज ने रहस्य को और गहरा कर दिया। इस विविध समूह को इतनी दूरस्थ जगह पर क्या लाया? रूपकुंड के कंकालों के वैज्ञानिक विश्लेषण से पता चला है दिलचस्प विवरण। रेडियो कार्बन डेटिंग इंगित करता है कि मौतें 2 अलग अलग चरणों में हुईं। पहला समूह लगभग 9वीं शताब्दी ईस्वी में खत्म हो गया, जबकि दूसरा समूह लगभग 19वीं शताब्दी में मरा। इससे पता चलता है कि रूपकुंड का रहस्य सदियों पुराना है। यह कोई एक घटना नहीं, बल्कि शायद एक बार बार होने वाली त्रासदी है। हड्डियों और खोपड़ियों के अध्ययन से पता चला कि ज्यादातर लोग स्वस्थ वयस्क थे। बड़ी चोटों या बीमारियों का कोई निशान नहीं था, जिससे अचानक और विनाशकारी मौत का संकेत मिलता है। शायद सबसे दिलचस्प खोज कई लोगों की खोपड़ी में ब्लंट फोर्स ट्रॉमा की पहचान थी। सिर के पिछले हिस्से पर पाए गए ये जख्म बताते हैं कि लोगों पर किसी भारी गोल चीज से वार किया गया था। इस खोज ने एक लंबे समय से चली आ रही स्थानीय कहानी, एक देवी के क्रोध और एक घातक ओलावृष्टि की कहानी को बल दिया। वैज्ञानिक सबूत स्थानीय लोक कथाओं के साथ मिलकर रूपकुंड में क्या हुआ होगा, इसकी एक स्पष्ट तस्वीर पेश करने लगे। भाग 4, तीर्थयात्रा पर मौत, थ्योरीज एंड स्पेकुलेशंस। रूपकुंड के कंकालों के बारे में सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत थ्योरी ओलावृष्टि थ्योरी है। इस थ्योरी का सुझाव है कि वे लोग तीर्थयात्री थे जो एक अप्रत्याशित और भीषण ओलावृष्टि में फंस गए थे। आप देखिए, इस क्षेत्र की ऊंचाई और भौगोलिक विशेषताएं अप्रत्याशित और एक्सट्रीम मौसम की घटनाओं के लिए कुख्यात हैं। ऐसा माना जाता है कि ये तीर्थयात्री बिना तैयारी के और खुले में बड़े ओलों की चपेट में आ गए थे। उनकी खोपड़ी पर पाया गया ब्लंट फोर्स ट्रॉमा, जो ऊपर से टकराने के अनुरूप है, इस भयानक थ्योरी का समर्थन करता है। ये लोग संभवतः रूपकुंड के पास स्थित नंदा देवी मंदिर की पवित्र तीर्थ यात्रा पर थे। यह यात्रा, जिसे नंदा देवी राज जाट के नाम से जाना जाता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है जो हर 12 साल में एक बार होती है। भाग्य के अनुसार यह रास्ता रूपकुंड झील के पास से गुजरता है। ये पूरी तरह से संभव है कि जिन लोगों के अवशेष रूपकुंड में मिले थे वे इस तीर्थ यात्रा का हिस्सा थे और एक अजीब ओलावृष्टि में उनकी दुखद मृत्यु हो गई। लेकिन जाहिर है, इस थ्योरी की प्लॉजिबिलिटी के बावजूद कुछ सवाल बने हुए हैं। उदाहरण के लिए, दक्षिण एशिया के बाहर के क्षेत्रों के लोगों की उपस्थिति विशेष रूप से दिलचस्प है।
इससे यह संभावना बढ़ जाती है कि इस तीर्थ यात्रा ने दूर दूर से लोगों को आकर्षित किया, या शायद ऐसे अन्य कारक हैं जिन्हें हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं। भाग 5, रहस्य बने हुए हैं, बर्फ में अनुत्तरित प्रश्न। जबकि वैज्ञानिक विश्लेषण ने कुछ स्पष्टता प्रदान की है, फिर भी रूपकुंड के कंकालों के बारे में कई अनुत्तरित प्रश्न हैं। सबसे हैरान करने वाले पहलुओं में से एक भूमध्य सागरीय और दक्षिण पूर्व एशिया के लोगों की खोज है। अपनी मातृभूमि से इतनी दूर वे खुद को हिमालयी तीर्थ यात्रा पर कैसे पाए? क्या वे व्यापारी, खोजकर्ता थे, या शायद किसी ऐसे सांस्कृतिक आदान प्रदान का हिस्सा थे जिसे इतिहास भूल गया है? रूपकुंड में उनके होने का कारण एक रहस्य बना हुआ है। एक और सुलगता हुआ सवाल इन घटनाओं का विशिष्ट समय है। रेडियो कार्बन डेटिंग हमें एक सामान्य टाइम फ्रेम देता है, लेकिन उनकी मृत्यु का सही वर्ष या यहाँ तक कि मौसम भी अभी भी अज्ञात है। एक सटीक टाइमलाइन निर्धारित करने से रूपकुंड की घटनाओं को ऐतिहासिक रिकॉर्ड या जलवायु डेटा से जोड़ने में मदद मिल सकती है, जिससे इस त्रासदी के बारे में अधिक जानकारी मिल सके। रूपकुंड के कंकाल अतीत की एक भयावह झलक प्रदान करते हैं, लेकिन वे हमें यह भी याद दिलाते हैं कि इतिहास के बारे में हमारी समझ कितनी खंडित और अधूरी हो सकती है। भाग 6, अतीत को संरक्षित करना, रूपकुंड और भविष्य। रूपकुंड का रहस्य हमें अब भी मोहित और इंट्रिग्ड करता है। यह प्रकृति की शक्ति और हमारी दुनिया में अभी भी छिपे रहस्यों की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। तकनीक में प्रगति के साथ ये उम्मीद है कि डीएनए एनालिसिस और अन्य वैज्ञानिक तरीकों में भविष्य की सफलताएं एक दिन रूपकुंड के आसपास के सवालों के निश्चित जवाब प्रदान कर सकती है। लेकिन तब तक ये कंकाल रहस्य के स्थायी आकर्षण और वैज्ञानिक जिज्ञासा के महत्वपूर्ण महत्व के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। हालांकि एक ट्रैकिंग गंतव्य के रूप में रूपकुंड की बढ़ती लोकप्रियता एक बहुत ही वास्तविक खतरा पैदा करती है। आगंतुकों की बढ़ती संख्या नाजुक इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाने और कंकाल के अवशेषों को बिगाड़ने का जोखिम पैदा करती है। एक्सप्लोरेशन के उत्साह और प्रेजर्वेशन की जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाना बेहद जरूरी है। इस उल्लेखनीय जगह की रक्षा के लिए पर्यटन पर सख्त नियम शैक्षिक प्रयासों के साथ आवश्यक है। अंत में, रूपकुंड का रहस्य केवल अतीत को उजागर करने के बारे में नहीं है, यह सुनिश्चित करने के बारे में भी है कि इतिहास का यह अनोखा और नाजुक हिस्सा आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रहे।